तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हमें ये जो इंसिडेंट भेजा है, ये किसी जिस पर्सन ने भी भेजा है, उन्होंने अपने आईडी छुपाने से कोई भी मतलब हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया। हम उनकी आईडी बता सकते हैं, आपको हम बता सकते हैं कि वो कौन है, क्या है, क्या है। और ये जो लोकेशंस इस वीडियो में बताई गई हैं वो सारी की सारी उन्होंने ही हमें खुद बताई हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हम इस वीडियो में जो भी स्टोरी बताते हैं या किसी भी जगह का नाम बताते हैं, तो हम उस जगह को बदनाम करने के पर्पज़ से उस जगह का नाम नहीं बताते। हम उस जगह का नाम इसलिए बताते हैं बस, ताकि आपको एक रेफ़रेंस मिल सके और हमारी जो स्टोरी है वो कहीं न कहीं कुछ परसेंट तक सही साबित हो सके। हालाँकि हमने ये ठेका नहीं ले रखा कि हम अपनी स्टोरी को हर बार सही साबित करें। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको हम कितना भी एविडेंस दे दें, वो चीज़ों को फेक ही बताते हैं, रियल नहीं बताते। तो उन लोगों का हम कुछ नहीं कर सकते। उनके लिए बस मेरा इतना सजेशन है कि भाई एज़ अ स्टोरी आप इसे सुनो और अपने जीवन में जहाँ भी हो सके अप्लाई करने की कोशिश करो। क्योंकि कहानियाँ भी कहीं न कहीं किसी से सीख के ही बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा इंसिडेंट है ये हमें भेजा है महर ने। महर जो कि राजस्थान की रहने वाली है और फ़िलहाल दिल्ली में स्टे करती हैं। अभी इनकी उम्र मेरे ख्याल से 16 से 17 साल है। और जब ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था वो कम 7 से 8 साल की होंगी, मतलब छोटी थी, काफ़ी छोटी थी। और ये जो इंसिडेंट हुआ था दोस्तों, ये उनकी मम्मी के साथ हुआ था। और चलिए आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो उस बात है आज से लगभग 7 से 8 साल पहले की। दिल्ली के दक्षिणपुरी में महर और उनका परिवार रहता था। महर ने हमें बताया कि वो एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। जिसमें उनके पापा, मम्मी, दादी और बड़ी मम्मी, बुआ और बुआ की बेटियाँ, बड़ी मम्मी की बेटी, ये सारे लोग रहते हैं। अब क्या होता है कि जिस टाइम की बात है उस टाइम महर की जो छोटी वाली बहन थी वो महर की मम्मी के पेट में थी। मतलब इन द सेंस मैं कहूँ तो महर की मम्मी प्रेग्नेंट थी, तब उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ। अब जब मतलब जो महर थी और महर की मम्मी थी और उनकी बड़ी मम्मी और बड़ी मम्मी की लड़की और महर की बुआ की लड़की, ये सारी फीमेल जो थी वो शाम के टाइम खाना वगैरह खाने के बाद पार्क जाते थे घूमने वूमने के लिए। अब एक दिन ऐसा ही होता है, ये लोग अपना नॉर्मल डे की तरह पार्क की तरफ निकलते हैं और उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि आज के दिन ना बड़ी मम्मी इनकी नहीं आई थी इनके साथ, लेकिन कुछ काम वगैरह था तो वो साथ में नहीं आई थी। अब पार्क में पहुंचने के बाद कुछ देर ये लोग टहलते हैं और महर की जो मम्मी थी वो कहती हैं कि महर को कि बिस्किट लेके आने के लिए, क्योंकि उनका बिस्किट खाने का मन कर रहा था, क्रेविंग हो रही थी। और प्रेग्नेंट जब होता है कोई, तो कोई औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो उसमें ऐसा होता है कई बार कि वो कुछ भी खाने की क्रेविंग हो जाती है। तो ऐसा सोच के जो महर थी वो वही बिस्किट वगैरह उन्होंने लेके आया और बिस्किट लाकर अपनी मम्मी को दिया। उनकी मम्मी अपना नॉर्मल टहलते टहलते बिस्किट वगैरह उन्होंने खाया पार्क में और उसके बाद वहाँ से फिर निकलने को हो गई। अब निकल के पार्क से जैसे जैसे थोड़ा सा घर की तरफ आने लगी, जो डिस्टेंस था वो धीरे धीरे जैसे ही कवर होने लगा, तब महर ने बताया कि भाई जो हमारी जो मम्मी थी ना, उनका जो बिहेवियर है वो एकदम से मतलब चेंज सा होने लगा। एकदम मतलब गुस्से में ही होने लगी। उनकी आंखें लाल सी हो गई, एकदम चुप रहने लगी और चीज़ों को अगर रिप्लाई दे ही नहीं रही थी और दे रही थी तो ऐसे दे रही थी कि जैसे बहुत गुस्से में हो। अब पहले तो इन लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि हो सकता है भाई मूड स्विंग्स हो रहे हों, क्योंकि औरतों को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। तो इन लोगों ने उस बात को इग्नोर किया। ये लोग घर पहुँचे तो जो महर की बड़ी मम्मी थी, उन्होंने देखा कि जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज लग रहा है। तो उन्होंने कुछ उतना ध्यान नहीं दिया और उन्होंने पहले बोला कि इसको क्या हुआ? तब महर ने जब चीज़ें बताई तो उसे सुन के जो महर की बड़ी मम्मी थी वो थोड़ा हैरान हुई। तो महर ने बताया कि जब जब पार्क से हम लोग निकले थे तभी क्या हुआ कि जो मतलब मम्मी को ऐसी-ऐसी चीज़ें होने लगी, वो काफ़ी मतलब वो होने लगी कि उनका वो काफ़ी मतलब उनका जो बिहेवियर था वो चेंज होने लगा। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि बहुत गुस्से में है। अब ये सुन के जो महर की बड़ी मम्मी थी वो थोड़ा-सा मतलब उनका डाउट गया कि ऐसा क्या हो गया? उन्हें डाउट गया कि कहीं हो ना हो ये प्रेग्नेंट है, तो हो सकता है कुछ ऊपरी चीज़ ने इसके ऊपर हमला किया हो। जो महर की बड़ी मम्मी है वो महर से बोलती हैं कि तुम मतलब एक काम करो, इनको अंदर लेके जाओ और अंदर बैठाओ। ऐसा ही होता है, महर और उसकी बड़ी मम्मी की लड़की महर की मम्मी को अंदर ले जाती हैं और अंदर बैठाती हैं। कुछ देर में महर की जो मम्मी थी वो घर पे काम खत्म करती है और अंदर आती हैं और उसको पूछती हैं कि क्या हुआ है तुझे, तो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? तो जो महर की मम्मी थी वो कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप घूरने लगती है। अब काफ़ी देर पूछने के बाद, कई बातें पूछने के बाद जो महर की मम्मी थी वो शांत ही बैठी थी, कुछ नहीं बोल रही थी।
अब जो महर की बड़ी मम्मी का जो डाउट है वो धीरे धीरे और बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। अब उन्होंने एंड में आके पूछ लिया कि कौन है कौन तू। अब जो महर की मम्मी थी वो पहले तो कुछ देर तक उन्होंने घूरा महर की बड़ी मम्मी को। काफी देर तक घूरने के बाद उन्होंने बस एक चीज बोली, मुझे मारा नहीं था। अब इतना सुनने के बाद जो महर की बड़ी मम्मी थी वो बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाती है कि ये कहना क्या चाह रही है। आज तक तो घर में से किसी ने इसका हाथ नहीं उठाया, मतलब ऐसा कुछ बाहर का है जो इसके अंदर हाथ नहीं उठाया। ये चीज ये श्योर हो सकती है। अब मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जो महर की बड़ी मम्मी थी उनके अंदर महर के जो पित्र हैं वो आया करते थे, और यही रीजन था जिसकी वजह से शायद महर की बड़ी मम्मी ने महर की मम्मी को अंदर रूम में ले जाने के लिए बोला और उनसे सब कुछ पूछने के लिए। अब इतनी इतनी सी चीजें होने के बाद जो महर की मम्मी थी वो शांत हो जाती है, उन्हें दोबारा से अपना रूम में भेजा जाता है। अब महर की जो बड़ी मम्मी थी वो चीज़ों को और घर वालों को बताती हैं, जैसा कि मतलब महर के पापा को, महर की दादी को, उनकी बुआ वगैरह को, सबको ये चीज़ें बताती हैं कि ऐसा ऐसा आज हुआ है। अब इतना समय घर वाले पहले तो थोड़ा टेंशन में आते हैं, लेकिन जब और कुछ नहीं होता तो बात थोड़ी सी आई गई हो जाती है। अब क्या होता है कि महर ने बताया कि भाई हमारे मतलब जैसे ना धीरे धीरे मम्मी का बिहेवियर था वो और ज़्यादा चेंज होने लगा, और ज़्यादा चेंज होने लगा। तो बिहेवियर में क्या क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पर जो महर की मम्मी थी वो बहुत ज़्यादा पानी कंज्यूम करने लगी थी। वो मतलब एक नॉर्मल इंसान से, जितना एक नॉर्मल इंसान गर्मी में भी पानी पीता है उससे कई गुना ज़्यादा पानी वो एक एक दिन में अकेले पी जाती थी। और ऐसा होता नहीं कि जब आप खाली पेट पानी पी लो या पानी पी लो तो आपका पेट कुछ हद तक भर जाता है, लेकिन उनके साथ कहीं ऐसा नहीं था, दूर दूर तक भी। क्या होता था कि वो अचानक से पानी मांगना शुरू करती थी और एक एक बाल्टी दो दो बाल्टी पानी पी जाती थी, और उन्हें दिखता नहीं था उनके फेस पे कि उन्होंने अभी अभी एक दो बाल्टी पानी पी रखा है। और एक आदमी अगर पानी पी भी रहा है तो वो बाथरूम ज़्यादा जाएगा मेरे हिसाब से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उनका बाथरूम जो हो जाती थी वो नॉर्मल था, लेकिन वो पानी बहुत ज़्यादा पी रही थी। अब इतना देख के तो जो घर वाले थे वो थोड़ा डाउट धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब क्या हुआ कि जैसे रात में कभी भी चिल्लाते हुए उठना और लोगों को मतलब क्रीपी स्माइल देना, मतलब जब कोई ऐसा होता था कि जब महर की मम्मी सो रही हैं और उनके साथ कोई बच्चा या कोई भी सोता था और रात में गलती से उसकी आँख खुलती थी तो वो देखता था कि महर की मम्मी की आँखें खुली हुई हैं और चमक रही हैं। ज़्यादातर चांस यही तो होते थे कि जब भी आँखें खुलती महर की मम्मी जो थी वो जगी हुई मिलती और उनकी आँखें हमेशा चमक रही होती। अब इतना जो चीज़ें हैं उनको देखने के बाद क्या होता है कि जो मैं एक दिन मतलब कोई बच्चा सुलाया जाता है, मतलब उनके पास में उनके मतलब बुआ की कोई बेटी थी जिसको महर की मम्मी के साथ सुला दिया जाता है। और वो बच्ची छोटी थी तो उसे इन सब चीज़ों का मतलब था नहीं वैसे तो। लेकिन जब रात में उस बच्चे की आँख खुलती है तो ऐसा होता है कि कई बार लोग आस-पास देख ही लेते हैं, अपने आस-पास जो भी सो रहा है, तो वो आस-पास नज़र घूम ही जाती है एक बार। तो अब क्या हुआ कि जो महर की मम्मी थी उनकी मतलब आँखें खुली हुई थी, चमक रही थी और वो क्रीपी सी स्माइल दे रही थी महर की बुआ की लड़की को देखते हुए। तो मैं देख के महर की बुआ की लड़की जो बुरी तरह डर जाती है और चीखते हुए कमरे के बाहर आती है और सबको बताती है और दोबारा से अपने साथ सुला के सब कुछ शांत कर दिया जाता है। अब एक दिन जो महर की मम्मी थी वो महर की मम्मी चिल्लाने लगती है, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो। रात में आवाज़ सुनी महर की जो बुआ की लड़की थी बड़ी वाली वो आती है और वो एक मतलब पानी ला के महर की मम्मी को देती है। 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी, 4 गिलास पानी। धीरे धीरे पानी इतना पानी पीती है महर की मम्मी कि घर का पूरा पानी जो हम महर ने बताया कि हम उन्हें दे सकते थे पीने लायक जो पानी था वो सारा पानी वो ख़त्म कर देती है। अब क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जो पानी था वो ख़त्म हो जाता है। महर की बुआ की लड़की जो थी वो महर की मम्मी को बोलती है कि मतलब गुस्से में कि अब पानी ख़त्म हो गया है, पानी नहीं है। अब इतना सुन के जो महर की मम्मी थी उनके ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। अब इतनी चीज़ें सुन के पूरा घर एकदम उड़ जाता है और चीखा-चिल्ली का एकदम माहौल हो जाता है। महर की मम्मी ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगती है। अब सारी आवाज़ें सुन के जो महर के पापा थे, जो ऊपर वाले कमरे में सो रहे थे, वो नीचे आते हैं इस कमरे में महर की मम्मी थी उस वक़्त और महर की मम्मी को समझाते हैं, वो नहीं मानती हैं। वो गुस्से-गुस्से में उन्हें 2 से 3 थप्पड़ मार देते हैं और ऐसा करने के बाद महर की मम्मी जो थी वो बेहोश हो जाती है। अब महर के पापा बोलते हैं कि इसे पानी वगैरह पिलाओ और सुबह हम देखते हैं क्या हो सकता है, जो हो सकता है हम करते हैं। अब इतनी बात होने के बाद सुबह होती है। महर के पापा कहीं न कहीं अपने कॉन्टैक्ट में एक पंडित का नंबर निकालते हैं जो मतलब इनके जानकार मतलब काफ़ी फ्रेंडली वो फैमिली पंडित जो थे जिसे हम कहते हैं कुल पुरोहित जिसे हम कह सकते हैं, वो थे।
उन्हें बुलाया जाता है। वो आते हैं और चीज़ों को मतलब देखते हैं और बताते हैं कि मेरे को मतलब उतारा करना पड़ेगा। तो वो अपना आते हैं और सबसे पहले जो है महर की जितनी भी मतलब बहनें थी, बुआ की लड़कियां, बड़ी मम्मी की लड़कियां, सबको कहते हैं कि बच्चों को अलग कमरे में भेज दो, हम लोग यहाँ अपना प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब जो पंडित जी थे वो महर की मम्मी को सामने बैठाते हैं और उनके ऊपर कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और अपना उनसे पूछना शुरू करते हैं कि बता कौन है। अब महर की मम्मी जो है वो देर चुप रहती है और पंडित को घूरने लगती है। काफ़ी देर तक घूरने के बाद जो है महर की मम्मी बोलती है मुझे मारा है। अब इतना सुनकर पंडित फोटो कंफ्यूज हो जाता है। अब पंडित जी जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं और वो सेंट्रिटी से बोलते हैं, मतलब महर की मम्मी बेटी थी उससे बोलते हैं कि देख, तुझे पता है कि मैं यहाँ आया हूँ तो क्या क्या लेके आया हूँ, और मेरे को एक मिनट नहीं लगा तुझे पसंद करते हुए, तो सीधे सीधे मुझे बता कि तू है कौन और तू इसके शरीर में क्यों आया। अब यहाँ से जो वो एंटिटी थी वो कहीं ना कहीं डर जाती है, क्योंकि महर ने हमें बताया कि जो पंडित जी थे उनके पास कालका वहाँ का मतलब गंगा जल था, जो मतलब ज्यादातर मंदिर में ही रखते थे, और उस गंगा जल में कालका माँ की ब्लेसिंग्स थी। तो अब वो जो एंटिटी है वो बुरी तरह डरने के बाद ना बोलना शुरू करती है कि आज से कुछ साल पहले जब मेरी उम्र लगभग 20 से 25 साल होगी, उस टाइम पे मैं अपने दोस्तों के साथ उसी पार्क में आया करता था घूमने टहलने। मेरे सर पे बाल नहीं थे और इसी वजह से मेरे जो दोस्त थे वो मुझे बहुत चिढ़ाया करते थे। लेकिन एक टाइम आने के बाद मैंने ये मतलब एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरे बाल हो या ना हो, पर मैं अपने आप को अच्छा लगता हूँ। अब वो बताती है वो जो एंटिटी थी कि लेकिन मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर दी थी कि मेरे बाल नहीं हो, ये चीज़ मेरे दोस्तों को एक्सेप्ट नहीं थी। वो मेरे को हमेशा चिढ़ाते रहते थे और एक दिन मेरे दोस्तों से मेरी काफ़ी लड़ाई वड़ाई हो जाती है इस बात को लेकर। और लड़ाई होने के बाद क्या होता है कि जो ये दोस्त रहते हैं वो इसे मतलब मारपीट होती है इन लोगों में, और इन जो इनके इसके दोस्त थे इस आदमी के, उन्होंने इसे मार दिया था और मारने के बाद उसी पार्क में एक गटर के पास फेंक दिया था। और वो एंटिटी बताती है कि मेरी कोई गलती नहीं है, ना ही सौरभ की कोई गलती है। मैं तो जो ये बच्चियां हैं इनके अंदर आने की सोच रहा था, पर इन्होंने जो हनुमान जी का लॉकेट पहन रखा है इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सारी बच्चियां बच गई। लेकिन इस औरत ने मीठा खा के वहां पैर रख दिया था जहां पर मुझे मार के फेंका गया था, और तभी से मैं इसके पीछे आ गया। अब इतना सुनने के बाद जो घर वाले थे उनको सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर होने लगती हैं, और फिर पंडित जी एक ताबीज बनाकर महर की मम्मी को देते हैं। महर की मम्मी को जब वो ताबीज देते हैं, वो ताबीज पहनने के बाद महर की मम्मी जो है वो ठीक हो जाती है। अब काफी दिन तक, जब 2-4 दिन हो गए थे लगभग, कुछ नहीं होता, सब कुछ ओके चल रहा होता है, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन 2-4 दिन बाद जो महर की मम्मी का जो बिहेवियर है वो दोबारा से चेंज होने लगता है। रात का टाइम था और महर की मम्मी दोबारा से चिल्लाते हुए उठती है और बोलना शुरू करती है। तुम्हें क्या लगता है, तुम बचा लोगे इसे? तुम इसे कोई से बचा नहीं पाएगा। मैं इसे लेने आया हूँ और इसे लेकर ही जाऊंगा। अब इतना सुनकर जो महर के घर वाले थे वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अभी तो हमने इसका इलाज करवाया था और अब ये चीजें दोबारा से स्टार्ट हो गई। अब दोबारा से जो वो पंडित जी थे उनको कॉल वगैरह किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि क्या बात है। फिर जो पंडित जी थे वो आते हैं और सब कुछ चीजें देखते हैं और बोलते हैं कि ये जो ताबीज मैंने दिया था वो ताबीज कहाँ है। पूरे घर में ढूंढा जाता है लेकिन वो ताबीज कहीं मिलता ही नहीं है। अब जब वो ताबीज कहीं नहीं मिलता तो पंडित जी बताते हैं कि अब जो चीजें हैं वो मेरे हाथ से बाहर निकल चुकी हैं, लेकिन तब भी मैं कोशिश करने के लिए एक बार हवन करके देख सकता हूँ, तो शायद उससे कुछ ना कुछ चीजें बेहतर हो जाए। अब सारा सामान वगैरह जो पंडित जी थे वो नोट करवाते हैं और सारा सामान मंगवाया जाता है। जो भी अमाउंट था वो बताया जाता है पंडित जी द्वारा महर के पापा को, और महर के पापा बोलते हैं आपको जो करना है करिए, बस आप मेरी बीवी को ठीक करिए। अब धीरे धीरे वो डेट आती है जिस दिन हवन रखा गया था। हवन वाले दिन पंडित जी अपने साथ 4 से 5 पंडितों को और लेके आते हैं और हवन की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। अब जब वो हवन की प्रक्रिया स्टार्ट करने वाले ही थे, तभी से जो महर की मम्मी थी उनके अंदर पोजेशन आ जाता है और वो जो पंडित उनके साथ आए थे उनको गाली देना शुरू करती हैं और मारना पीटना शुरू कर देती है। बात धीरे धीरे हाथापाई पे उतर है और वहाँ जितने भी पंडित आए थे महर की मम्मी उन्हें बुरी तरीके से इधर उधर पटक पटक के मारती है और उनसे चिल्ला चिल्ला के गालियां दे दे के बोलती है कि दोबारा यहाँ मत दिख जाना, दोबारा यहाँ मत दिख जाना।
और फिर वो सारे पंडित वहां से चले जाते हैं। अब जो वो पंडित थे उन्होंने बताया कि अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, अब आपको इसे मेहंदीपुर बालाजी ही लेके जाना पड़ेगा। अब ये जो बातें हुई थी वो मेहर के पापा और पंडित जी के बीच में हुई थी, घर वालों को भी इस बारे में नहीं पता था। लेकिन जो धीरे और फिर धीरे धीरे जो मेहर के पापा हैं घर वालों को ये चीज बताते हैं कि हमें पंडित जी ने बोला है कि इन्हें बालाजी लेके जाना पड़ेगा। तो मेहर की मम्मी को बिना बताए सारी चीजें अरेंज की जाती है, गाड़ियाँ और डेट टाइम सब कुछ निकाला जाता है और तय होता है कि इस दिन हम लोग बालाजी चलेंगे। अब डेट आती है, गाड़ियाँ वगैरह मंगाई जाती है, गाड़ी वगैरह मंगाई जाती है और मेहर की मम्मी को बिना बताए उनसे बोला जाता है कि चलो हम कहीं चल रहे हैं। अब इतना सुनते ही मेहर की जो मम्मी थी वो बेड पे एकदम से बैठती हैं और बोलती हैं कि कहाँ बालाजी, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा पेट खराब है, मुझे बालाजी नहीं जाना। अब इतना सुन के जो मेहर की जो बुआ थी वो ये सुन के हैरान हो जाती है कि हमने तो इन्हें बताया भी नहीं था कि बात क्या है। लेकिन फिर क्या होता है कि जो मेहर की बुआ थी वो मेहर की मम्मी से बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो, गाड़ी तुम्हें जो भी लगे तुम गाड़ी में कर देना, मैं साफ कर दूंगी, मैं चल रही हूँ। अब मेहर की मम्मी के पास मना करने के लिए कोई ऑप्शन था नहीं, उन्हें कैसे कैसे करके गाड़ी में बिठाया जाता है और ये लोग रवाना होते हैं मेहंदीपुर बालाजी के लिए। अब ये लोग कुछ दूर पहुंचते हैं और तभी क्या होता है कि जो मेहर की मम्मी थी वो चिल्लाना स्टार्ट करती है कि गाड़ी रोको, मुझे बाथरूम जाना है, गाड़ी रोको, मुझे बाथरूम जाना है, गाड़ी रोको, मुझे बाथरूम जाना है। तो जो मेहर के पापा है वो समझ जाते हैं कि इसे बाथरूम नहीं जाना और जाना भी हो तो हम यहाँ नहीं रुकेंगे, थोड़ा आगे निकल जाते हैं ताकि इसको वापस भागने की कोई आसार ना हो। अब ये लोग आपस से कहते हैं कि एक काम करो, थोड़ी देर रुको, कहीं ढाबे पे हम गाड़ी रोकेंगे तो वहाँ पे तुम अपना फ्रेशन अप हो लेना। और इतना सुन के जो मेहर की मम्मी थी उन्हें कैसे कैसे करके शांत किया जाता है, समझा। अब थोड़ी दूर बाद जब गाड़ी थोड़ा आगे चलती है तो मेहर की मम्मी फिर से चिल्लाना स्टार्ट करती है कि मुझे अंडा खाना है, मुझे अंडा खाना है। अब ये शायद मेहर की मम्मी थी या वो एंटिटी थी, इस बात का अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो मेहर की मम्मी थी वो लगातार बोल रही थी मुझे अंडा खाना है, मुझे अंडा खाना है। और जहां तक मेरी जानकारी है कि अंडा खा के आप बालाजी टेम्पल नहीं जा सकते। और शायद ये बात उस एंटिटी को पता थी और इसीलिए शायद वो बोल रही थी बार बार मेहर की मम्मी के शरीर से कि मुझे अंडा खाना है। और इन घर वालों की किस्मत थी कि इन्हें रास्ते में कहीं अंडा दिख ही नहीं रहा था, और हालांकि इन्हें कहीं अंडा दिख जाता तो मेरे को लगता है कि ये लोग खिला भी देते। मेहर ने हमें बताया कि हमें पता नहीं था उस टाइम पे कि बालाजी नहीं जा सकते अंडा खाने, तो अगर हमें अंडा दिख भी जाता तो हम पूरी कोशिश करते कि हम मम्मी को खिला के बस एक बार शांत कर दें ताकि हम इन्हें बालाजी टेम्पल लेके जा पाए। लेकिन रास्ते में इन लोगों को कहीं अंडा नहीं मिलता, तो इनके पापा रास्ते में से कहीं केले वगैरह लेके मेहर की मम्मी को देते हैं और बोलते हैं कि एक काम करो, तुम अपना आराम से तब तक इससे खाओ जो भूख लगी है, और हम लोग जब ढाबे पे पहुंचेंगे तो वहाँ हम आपको अंडा उंडा खिला देंगे। अब इतना सुन के जो मेहर की मम्मी थी वो काफी गुस्से में तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं शांत थी, वो कुछ कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी, बस शांति से बैठी थी। अब गाड़ी ढाबे पे पहुंचती है, लगभग एक डेढ़ घंटे का सफर करने के बाद गाड़ी एक ढाबे पे पहुंचती है और ढाबे पे पहुंचने के बाद ये लोग उतरते हैं और मेहर की बड़ी मम्मी और मेहर की मम्मी दोनों को वॉशरूम भेजा जाता है। अब ये लोग वॉशरूम जाते हैं और वॉशरूम से जैसे ही मेहर की बड़ी मम्मी जो है वो बाहर निकल रही थी, वो देखती है कि मेहर की मम्मी बाहर निकल के अपना मतलब भागना स्टार्ट करती है। अब जो लोग उन्हें देख रहे थे भागते हुए, मेहर के पापा वगैरह सब लोग उनके पीछे भागते हैं, लेकिन कोई भी इंसान एक उम्र में आके कितना ही भाग पाएगा। मेहर के पापा 500 से 600 मीटर भागते हैं, उसके बाद वो भी हाफ जाते हैं, उनकी सांसें फूलने लगती है। और मेहर की मम्मी जो थी वो बिना रुके बस तेजी से भाग रही थी। अब एक टाइम ऐसा आता है कि मेहर की मम्मी दिखाई देना बंद हो जाती है कि मतलब कहाँ चली गई, ये चीज़ कोई देख के बता ही नहीं पा रहा। अब कंप्लेन वगैरह की जाती है, पुलिस आती है और उनको बताया जाता है कि ऐसी ऐसी बात है, और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद वहां से ये लोग घर की तरफ दोबारा से निकलते हैं। ये लोग जैसे ही घर पहुंचते हैं, घर पहुंचने के बाद ये लोग अपना रूम अनलॉक करते हैं और अंदर जाके जैसे देखते हैं तो मेहर की मम्मी जो थी वो बेड पे पड़ी हुई थी और गुस्से में सबको देख रही थी और बोल रही थी कि तुम्हें क्या लगता है बालाजी लेकर चले जाओगे, इतना आसान है मुझे निकालना, तुम कहीं का भी जोर लगा लो, तुम नहीं निकाल सकते मुझे। और अब तक तुम्हें बस ऐसे ही ले जाने वाला था, लेकिन अब मैं तुम सबको ले जाऊंगा, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक एक करके तुम सब मारे जाओगे। अब इतना सुन के जो मेहर के पापा थे वो काफी ज्यादा मतलब परेशान हो जाते हैं और एक तरीके से कहते हैं जैसे डर भी जाते हैं अपने परिवार के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका मुकाबला एक ऐसी चीज था जो दिख ही नहीं रही है। एक पल के लिए आप उससे मुकाबला कर सकते हैं जो चीज आपको दिख रही है, और जो चीज दिख ही नहीं रही उससे आप क्या मुकाबला करें।
अब क्या होता है कि 2 से 3 दिन बीतते हैं, ये लोग कोशिश करते हैं किसी ना किसी बाबा का इनको नंबर मिले, और ये लोग अपने कॉन्टैक्ट्स में सबको कॉल करके बाबा कोई कोई भी ऐसा पर्सन जो इनकी हेल्प कर सके उसको ढूंढ ही रहे थे। अब एक रात क्या होता है कि जो महर की मम्मी थी वो लेटी थी, और लेटे लेटे अचानक से उठती है, उठ के चिल्लाना स्टार्ट करती है, और उसके बाद बोलती है कि मुझे कच्चा मांस खाना है, मुझे कच्चे मांस की महक आ रही है, मुझे कच्चा मांस खाना है, मुझे कच्चे मांस की महक आ रही है। अब ये सुन के उन्हें कैसे कैसे करके शांत कराया जाता है, लोग समझ जाते हैं कि इनके ऊपर पोजेशन आया है, इन्हें कैसे कैसे करके शांत करवाया जाता है और दोबारा से इनको लेटाया जाता है। और अब जो है जो इनके पापा थे उनको किसी का नंबर मिला था, जो पलवल में कोई मौलाना थे उनका नंबर मिला था, जिससे इनकी बात बात होती है। और वो मौलाना बताते हैं कि तुम्हारा मतलब जो मौलाना थे वो अपनी तरफ से पहले तो कुछ नहीं बताते, वो सारी चीजें इन्हीं लोगों से पूछते हैं, और सब कुछ सुनने के बाद वो कहते हैं कि तुम्हें इस मतलब महर की मम्मी को लाना पड़ेगा मेरे पास, क्योंकि मैं अगर वहां आऊंगा तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि मैं उस एंटिटी को बाहर ना निकाल पाऊँ, क्योंकि वो जो एंटिटी है वो तुम्हारे घर में बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसने तुम्हारे घर को कहीं ना कहीं एक हद तक अपना घर बना लिया है, तो वहां तो मैं इसे बिल्कुल नहीं निकाल सकता। अब क्या होता है कि महर के पापा मुझसे बोलते हैं कि हम लोग बालाजी लेके जा रहे थे बिना बताए, लेकिन तब भी ये हम इसे नहीं ले जा पाए, हम आपके पास कैसे ले आ पाएंगे। तो वो जो मौलाना थे वो बताते हैं कि तुम एक काम करो, तुम पहले मेरे पास आओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। अब अब महर के पापा जो है उन मौलाना के पास मिलने जाते हैं, और उसके बाद उस मौलाना से बातचीत होती है, और वो उन्हें एक अबूत देते हैं और बोलते हैं कि जब भी मतलब वो एंटिटी बाहर आए, पोजेशन आ जाएगा तुम्हारी बीवी पे, तो तुम इस राख को पानी में मिला के उसे पिला देना, वो ठीक हो जाएगी। अब ये सब लेके वो अपना घर जाते हैं, और उसके बाद आराम से 1-2 दिन बीतते हैं, और जो डेट थी वो धीरे धीरे पास आने लगती है। अब जैसे मान लीजिए परसों अगर उन लोगों को जाना है, तो आज के दिन ही उन्हें मतलब ऐसा होता है कि जो महर की अम्मी थी उनके अंदर फिर से पोजेशन आ जाता है, और वो कैंची उठा लेती है अपने हाथों में और महर की तरफ दौड़ने लगती है, और काफी मतलब महर के ऊपर हमला करने की कोशिश भी करती है, और बोलती है कि मुझे कच्चा मांस खाना है, मुझे खून पीना है, मुझे कच्चा मांस खाना है, मुझे खून पीना है। तो उन्हें महर की मम्मी को कैसे कैसे करके यहाँ से दूर किया जाता है, और उसके बाद महर की मम्मी अपने बालों को देखती है और बोलती है कि मैं तो गंजा था ना, कि मेरे बाल कैसे आ गए, और अपने बाल काटने की तक की कोशिश कर देती है। अब ये देख के जो महर के पापा थे वो दोबारा से इन्हें एक थप्पड़ मारते हैं, जिसके बाद महर की मम्मी बेहोश तो नहीं होती, लेकिन हाँ काफी हद तक शांत हो जाती। अब क्या है कि जो महर की बुआ थी वो पानी में उस राख को घोल के लाती है, और उस एंटिटी को मतलब महर की मम्मी को पिलाती है। अब पानी पीने के बाद कुछ देर तक तो महर की मम्मी थोड़ी सी वायलेंट रही, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम किसी को नहीं बचा पाओगे, तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ। मतलब कहीं ना कहीं उस एंटिटी को इतना पता चल गया था कि ये लोग कहीं ना कहीं मुझसे छुटकारा पाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हैं। तो पानी वानी पीने के बाद कुछ देर तक एंगर मतलब कुछ देर तक गुस्से में रही महर की मम्मी, और उसके बाद फिर उनका जो पोजीशन था वो हट गया। अब पोजीशन हटने के बाद अगले दिन जो है वो चीज़ें काफ़ी नॉर्मल रही, और जिस दिन मेरे को लेके जाना था वहाँ लेके जाया गया उस मौलाना के पास। उस मौलाना ने अपनी क्रिया वरिया स्टार्ट की, और उसके बाद इनका उतारा उतारा कर दिया। उतारा करने का वो मौलाना ने जो था ताबीज़ दी, ताबीज़ के साथ अपना एक ताबूत दी और पानी पढ़ कर दिया, और बोला कि 6 महीने तक आपको ये पानी पिलाना है, ये ताबीज़ पहननी है, तब जाके ये चीज़ से आप पूरी तरह छुटकारा पा जाएंगे। और कुछ और चीज़ें भी जो हमें दी गई थी कि घर में रखने के लिए, वो चीज़ें भी मौलाना ने हमें दी थी। अब इसमें क्या होता है कि महर की मम्मी के ऊपर से तो वो एंटिटी जो थी वो चली जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने जो महर की मम्मी के पेट में जो बच्ची थी, यानी महर की बहन, उसे बहुत बुरी तरह टारगेट किया था। जो नहीं निकल पाई थी तो वो बस एक थी, वो थी महर की बहन। वो इस पोजीशन से या कह सकते हैं इस हादसे से उभर नहीं पाई थी, क्योंकि जब महर की बहन पैदा हुई तो महर ने बताया कि भाई 2 ढाई से 3 महीने की बच्ची जो होती है वो क्या ही करती है, दूध पीना, रोना, सोना, बस यही रहता है उसका रूटीन। लेकिन जब मेरी बहन पैदा हुई तो वो लोगों को एकदम वियर्डली घूरा करती थी, और देख के वियर्ड स्माइल दिया करती थी, और ऐसे ऐसे रिएक्शन देती थी कि जैसा कोई 2 से ढाई महीने का बच्चा दे ही नहीं सकता। तो ये चीज़ें नोटिस करने के बाद जो है महर के पापा वो दोबारा से उस मौलाना के पास जाते हैं, और महर की बहन के लिए उससे ताबीज़ वगैरह बनवाते हैं, और उसके बाद कुछ टाइम बाद जो महर की वो बहन थी वो ठीक हो जाती है।
दोस्तों ये था आज का इंसिडेंट जो मैंने आपको सुनाया, महर की कहानी मेरी जुबानी। अब दोस्तों मैं इसमें आपको एक बात और बताना चाहूँगा, महर के पास कई और इंसिडेंट हैं जिसमें उन्होंने हमें बताया कि भाई उस हादसे के बाद से हमारे साथ हमने सोचा था कि चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएँगी। लेकिन कहीं न कहीं महर का ये सोचना था ये बिल्कुल ही गलत था। ऐसा क्यों था? क्योंकि महर ने बताया कि अब मेरी फैमिली में या मेरी मम्मी के साथ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी हैं, वर्स्ट हो चुकी हैं। महर ने हमें बताया कि मेरे पास और भी रियल इंसिडेंट है जो मेरी ही फैमिली के साथ हुए हैं और वो हमें आगे भी इस रियल इंसिडेंट को शेयर करेंगी। और अगर आपको महर से किसी भी बारे में इस बारे में कोई भी मतलब बातें पूछनी हो तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में महर की इंस्टाग्राम आईडी प्रोवाइड करा सकते हैं, जिससे वह जाके आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे एविडेंस जो भी है मांग सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने आपको एक पार्क के बारे में बताया था। महर ने हमें जिस पार्क के बारे में बताया उस पार्क की फोटो हम इस वीडियो में लास्ट में लगा देंगे। और हाँ, एक चीज़ और, हमारा मकसद किसी भी जगह को या किसी भी व्यक्ति को बदनाम करना नहीं है, बस एक मॉरल आपके पास पहुँचाना है। और इस कहानी का यही एक मॉरल है कि अगर आप कहीं भी बाहर जाएँ, तो इतना ध्यान रखें कुछ मीठा खा के ना जाएँ, या बाहर कहीं कहीं भी खड़े होकर कहीं भी मीठा ना खाएँ। और अगर आप घर से मीठा खा के निकल भी रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आप पानी पी कर निकलें। क्योंकि आपने ध्यान मतलब तो पहले क्या होता था कि जो लोग घर से निकलते थे वो पानी पी के निकलते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैंने कुछ मीठा खाया हो और मुझे याद ना हो तो कहीं ना कहीं वो मेरे मुंह से साफ हो जाए। और जितना ज़्यादा हो सके अपने बड़े और बूढ़ों की बात सुने, क्योंकि उसी वजह से ज़्यादातर लोग आज दिल्ली में या कहीं इंडिया में या फिर कहीं पूरे वर्ल्ड में प्रोसेस होते हैं या उनके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं।